हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। आई वेलकम यू अगेन टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो मेरा नाम है कुंदन मांकड़ और हम शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शंस लेक्चर 4 की। तो आज के सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट किया था, तो उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कुछ और डिटेल में बातें होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके ऊपर कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर में वो देखेंगे। इसके बाद में देखो एक्सपोनेंशियल का ही एक भाई है ना, इसका इनवर्स है जिसको अपन बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। मॉड्यूलस फंक्शन बड़ा ही कूल फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन, इसके ग्राफ्स देखने वाले हैं। मॉड्यूलस फंक्शन पे पास्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। फिर अगर टाइम मिला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। बहुत सारी हम अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे आज के सेशन में। ठीक है, कई सारे हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेंगे। अब वो जो हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, हो सकता है कि जो बच्चे लक्ष्य बैच में पढ़े हैं यहाँ पे उन्होंने वो क्वेश्चंस किए हो। ठीक है, क्योंकि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वहां पे भी आपको मिलेंगे वो सारे। तो देखो बच्चा लोग, वो क्वेश्चन मैं फिर से कराऊंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लक्ष्य बैच में पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, या फिर उन्होंने लक्ष्य बैच में एनरोल तो किया है बट बैकलॉग आ गया उनको। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज माई humble duty to do all those past year क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड करूं। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है ना, ये भी मैं ध्यान में रख रहा हूं, उन बच्चों के लिए, लक्ष्य बैच के बच्चों के लिए भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग लाएं। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने लक्ष्य बैच में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए हैं, उसके अलावा भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, तो वो भी सेशन में इंक्लूडेड रहेंगे, जिससे कि अगर कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है तो उसको कुछ नया भी देखने को मिल जाए और कुछ पुराना भी देखने को मिल जाए, फैमिलियर, है ना। तो एक तरीके से आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन करने वालों के लिए भी अच्छा हो ये, और जो रिवीजन ना कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मेजर है कि यार बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर ऐसे जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो प्राइस, है ना। तो उन सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है ना। पीडब्ल्यू का मोटो ये है कि हम सबको साथ में लेके चले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दे। कम से कम ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसा बोले बच्चा कि, है ना, ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए इंडिया में जो ये बोले कि मैं अच्छी कॉलेज में इसलिए नहीं जा पाया, या फिर आईआईटी में अच्छी रैंक इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फीस भरने के पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये कोई ना बोल पाए, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि सबको एक इक्वल लेवल प्रोवाइड कर पाए। तो दैट इज वाई गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, एकदम डिटेल में आपको कंटेंट यहां पे मिलने वाला है। तो सेशन शुरुआत करने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, हैव फेथ गाइस। भरोसा रखे, अपने ऊपर भरोसा रखे, अपने टीचर्स पे भरोसा रखे, खुद की काबिलियत पे भरोसा रखे। ठीक है, कि आप लोग करोगे और बहुत अच्छा करोगे। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको फेथ रखना अपने अंदर जरूरी है, तभी जाकर उस काम का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उसी फेथ के साथ में एकदम मूवमेंट में खो के अच्छे से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन की। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस प्रकार के होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एक्स, जहां पे ये ए कुछ बेस है, और ये बेस हम कैसा लेने वाले हैं, बेस ग्रेटर देन 0 लेना है, पॉजिटिव बेस लेना है, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, दो तरीके के पैटर्न बनते हैं इसके, कि एक तो इंक्रीजिंग पैटर्न मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका ग्राफ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आता है। तो एक तो पैटर्न ये रहता है, जब ए ग्रेटर देन 1 होता है तो 0,1 से पास करता हुआ इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ के बारे में हमें ये चीज ध्यान रखनी है। चलो पहले दूसरा वाला ग्राफ भी बना लेता हूं। ठीक है, एक दूसरा पैटर्न मिलता है जब बेस 1 से छोटा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, डिक्रीजिंग पैटर्न। कि अगर बेस लेस देन 1 है, जैसे y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x या 0.9 की पावर x। ठीक है, जैसे 0.9 की पावर x का ग्राफ पूछा जाए तो इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 पे वो पास तो 0,1 से ही कर रहा है,
पास तो यहीं से ही करेगा। देखो ये दोनों ग्राफ का कॉमन पॉइंट तो यही है 0,1, बट फर्क क्या है कि यहां पे पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और यहां पे पावर बढ़ाओगे, देखो वेरिएबल इज एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा वेरिएबल हो वो वेरिएबल पावर के अंदर हो। ओके, तो अगर यहां पे x इंक्रीज हो रहा है तो y भी बढ़ रहा है, यहां पे देखो x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, दोनों की रेंज सेम है। दोनों की रेंज क्या है? x बिलोंगिंग, y बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, है ना। y मतलब हो गया रेंज की y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, तो द वैल्यूज ऑफ y आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, y 0 से इंफिनिटी तक की वैल्यूज कवर करता है। और रही बात x की, तो x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। पावर कुछ भी रखे अपन, पावर माइनस इंफिनिटी तक भी लेके जाएं, उस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट जो y है, जो आउटपुट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच में रहता है, पावर पे डिपेंड करता है। देखो तो रेंज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ मुझे याद है एक क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट क्लास में, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, पर रेंज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे फाइंड रेंज। फाइंड रेंज, रेंज ऐसा टॉपिक है जिसको आगे जाके मैं अलग से भी लूंगा, है ना, अलग से रेंज के ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा जिसके अंदर पूरी रेंज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट यहां पे जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए ना, पूरा आइडिया होना चाहिए अपने को, राइट गाइस। ओके, नाउ पहला मैंने दिया y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, दूसरा मैंने दिया y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर। अब दोनों के अंदर हमें रेंज बतानी है कि इनकी रेंज कहां से कहां तक होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चा लोग? फर्स्ट पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, सेकंड पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर। एंड रेंज के बारे में बेसिक चीज आपको पता है कि रेंज इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ y, कि y कहां से कहां तक है, ठीक है। यहां पे डोमेन ऑब्वियस सी बात है नहीं पूछी गई है, क्योंकि डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पे रेंज के बारे में पूछा गया है, मतलब y की वैल्यूज। तो फर्स्ट वाले के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर x इंफिनिटी जाएगा तो y भी इंफिनिटी जाएगा, राइट। इन द फर्स्ट वन, इफ x गोज टू इंफिनिटी, y ऑल्सो गोज टूवर्ड्स इंफिनिटी, सही बात है ना, पावर बढ़ाओगे इंफिनिटी तक जाएगा। और वैसे ही x माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो y कहां को जाएगा? अगर पावर माइनस इंफिनिटी को जाएगी, जैसे 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, राइट। y गोज टूवर्ड्स 2 रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी विच इज 0। तो y कहां से कहां तक की वैल्यूज ले रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक की। तो फर्स्ट पार्ट में जो रेंज आएगी, रेंज बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी। 0 एग्जैक्टली अचीव नहीं कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है ये, ओके। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या फर्क आ गया। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा मैंने दिया है, तो मैंने बोला ही है कि इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी रहेगी। अगर मैं इसका थर्ड पार्ट बनाता हूं, जैसे y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x, तो इसकी भी अगर मैं रेंज के बारे में पूछूं तो इसकी भी रेंज क्या रहने वाली है गाइस? 0 से इंफिनिटी रहने वाली है। बट सेकेंड पार्ट में कुछ अलग है। अगर y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x पूछूं तो इसकी भी रेंज 0 से इंफिनिटी रहने वाली है, क्योंकि यहां पे भी सेम वही कहानी कि अगर अब x इंफिनिटी जाएगा, x इंफिनिटी जाएगा तो y 0 को जाएगा, ठीक है। अब अगर पावर इंफिनिटी को जाएगी तो y की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। बट अगर यहां पे x माइनस इंफिनिटी जाएगा ना, तो y प्लस इंफिनिटी जाएगा, है ना। अगर x माइनस इंफिनिटी, तो y बेसिकली अप्रोच कर रहा है 0.5 की पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज बेसिकली अप्रोचिंग टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। तो इसकी भी रेंज जो है 0 से इंफिनिटी, फर्स्ट पार्ट की रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी। अब सेकंड पार्ट की रेंज के बारे में हम लोग सोचेंगे कि 2 की पावर x स्क्वायर, इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी? 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, सोचेंगे आप सब लोग। तो अब देखो पावर पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पावर है ना x स्क्वायर, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है क्या? अब जो पावर है वो माइनस इंफिनिटी जा सकती है क्या? देखो फर्स्ट पार्ट में पावर माइनस इंफिनिटी तक जा सकती थी, तो पावर माइनस इंफिनिटी तक जा सकती थी, तो y 0 तक जा सकता था। थर्ड पार्ट में देखोगे तो भी यहां पे पावर अगर प्लस इंफिनिटी गई तो y 0 तक चला गया। बट इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है ना गाइस, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में गौर फरमाएंगे, सेकेंड पार्ट में, ठीक है, हाँ जी। अब यहां पे एक्स स्क्वायर हमें पता है वो कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है ना, राइट। एक्स स्क्वायर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y की जो मिनिमम वैल्यू रहने वाली है, y मिनिमम इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 0। मिनिमम वैल्यू y की 2 रेज टू द पावर 0 रहेगी। फिर जब आप x को बढ़ाओगे, ठीक है, x को इंक्रीज करते चले जाओगे तो y भी इंक्रीज करेगा। मतलब जब x को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो y बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, y इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। बट जो मिनिमम वैल्यू है, जो पावर की मिनिमम वैल्यू है, दैट इज बेसिकली 0। तो y मिनिमम 2 रेज टू द पावर 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा कि y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 टू इंफिनिटी। दैट इज द आंसर फॉर आवर सेकंड पार्ट, है ना। इसकी जो रेंज है सेकंड पार्ट में, वो क्लोज ब्रैकेट 1 से इंफिनिटी के बीच में इसकी रेंज आने वाली है, ठीक है। आगे जाके जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसका अपन ग्राफ भी डिस्कस करेंगे कि 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ तो सोचिएगा कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन में देता हूं, जहां पे जैसे कि हो गया y इज इक्वल टू 0.9 की पावर x स्क्वायर। इसकी रेंज पूछ ली मैंने कि व्हाट इज द रेंज फॉर दिस। तो फिर से लॉजिकली सोचना जरा कि अगर पावर जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर क्या होने वाली है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर हो जाएगी 0.9 की पावर 0। मतलब जब x 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू फॉर y? द वैल्यू फॉर y विल बी 0.9 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। जब x 0 होगा तो वैल्यू ऑफ y 1 होगी। और अगर जब x इंफिनिटी को जाएगा, व्हेन x अप्रोचेस टूवर्ड्स इंफिनिटी, व्हेन x अप्रोचेस टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो जब पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो 0.9 की पावर इंफिनिटी हमें पता है कि ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। अगर 1 से जस्ट छोटा नंबर है, पावर इंफिनिटी को अप्रोच किया जाए तो वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इसीलिए देखो इसके पीछे एक मोरल स्टोरी भी है कि जब भी आप अपना कुछ काम करें ना तो अपना 101% दो, 99% मत दो। क्योंकि 0.99 की पावर, अगर आप एक नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कि आप डेली 0.99 देते हो अपना, मतलब डेली 99% देते हो, और सपोज आपने 10,000 दिन दिए, ठीक है, या सपोज ये बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया है ना, क्योंकि जिंदगी तो बहुत लंबी है ना, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 10,000 ही ले लिया अपन ने, और 1.01 की पावर 10,000। कैलकुलेट करके देखना, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क। ये 1 से छोटा नंबर आएगा, 0.99 की पावर 10,000 एक 1 से छोटा नंबर आने वाला है, एंड 1.01 की पावर 10,000 1 से बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर दूं ना यहां पे कि 0.99 की पावर इंफिनिटी, तो ये 0 को ही मिल जाएगा, है ना। और 1.01 पावर की पावर इंफिनिटी अगर मैं रखूंगा, 1.01 की पावर इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी को चला जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। देखो यहां पे 99% दिया, और बहुत सारे दिन अगर ले ले सपोज, है ना, हर एक मूवमेंट को ले ले, सपोज पर सेकंड ले लिया मैंने कि हर सेकंड आप अपना 0.99 दे रहे हो, कितने सेकंड जी रहे हो, सपोज, समझ हो बातों को। तो 0.99 की पावर इंफिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, बट 1.01 की पावर इंफिनिटी गाइज इंफिनिटी को अप्रोच करता है। ओके, चलिए अब इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है, इसका ग्राफ भी बता ही देते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा गाइज कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है। जब पावर आप 0 रख रहे हो, x बराबर 0, x बराबर 0 पे तो y की वैल्यू 1 है, x बराबर 0 पे तो y की वैल्यू 1 है। फिर सोचो जब आपने x को बढ़ाया, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ का मैं ग्राफ एक बार सोच रहा हूं, एक बार पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ का ग्राफ देखते हैं। तो जब आप x को बढ़ाओगे, x को 1 रखोगे तो 0.9 आएगी y की वैल्यू, x को 2 रखोगे तो 0.81 आ गई, x को 3 रखोगे तो समझ में आ रही है ना बात की पावर को जैसे जैसे बढ़ाओगे, x को इंफिनिटी लेके जाओगे तो y 0 को अप्रोच करेगा। ऐसा ग्राफ बनने वाला है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। और जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बन रहा है वही सेम टू सेम ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस में भी छापने का है अपने को। क्यों छापना है? क्योंकि देखो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है नहीं पता तो आगे जाके पता चल जाएगा, बट इवन फंक्शन के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं कि इवन फंक्शन वो होता है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जैसा ग्राफ बनेगा वही ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस की तरफ भी बनने वाला है। बेसिकली इवन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शंस को अपन लोग इवन फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक क्यों होगा y एक्सिस के अबाउट? बहुत लॉजिकल चीज है। लॉजिकल सोचो कि यार जो वैल्यू
2 पे आ रही है वही वैल्यू -2 पे भी आएगी। x की जगह 2 रख दूं, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह -2 रख दूं, -2 का स्क्वायर 4। मतलब जो वैल्यू x बराबर 2 पे आ रही है वही वैल्यू -2 पे भी आएगी, जो वैल्यू x बराबर 3 पे आ रही है वही वैल्यू -3 पे भी आएगी। तो दैट इज वाई इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ग्राफ देख के भी आप रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हो कि देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ y 0 को अप्रोच कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 1 को जा रही है। तो इसकी रेंज के बारे में हम लोग कमेंट करेंगे दैट इट्स रेंज इज ओपन ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 1। 0 एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है, ठीक है, 1 एग्जैक्टली अचीव कर रहा है गाइस, बट 0 एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है ना, 0 को अप्रोच कर रहा है ये। तो दैट इज द रेंज ऑफ 0.9 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप के अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ खेला जाए, आपसे रेंज पूछ ली जाए, जैसे कि इस टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने दे दिया y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर -4x प्लस 3, सपोज ये दे दिया मैंने। अब पावर में कुछ ऐसा है, एक क्वाड्रेटिक मैंने दे दी है पावर के अंदर, और इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर -4x प्लस 3। तो फिर से मैं अब पावर को ऑब्जर्व करूंगा कि जो पावर है x स्क्वायर -4x प्लस 3, ऑब्जर्व, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पे, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ठीक है। तो पावर है x स्क्वायर -4x प्लस 3, तो ऑब्जर्व x स्क्वायर -4x प्लस 3, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया यहां पे। दूसरा तरीका, हमने रिजल्ट देखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक होने वाली है ना, ये एक अपवर्ड पैराबोला होगी। मैं इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, बस इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करो, है ना, सब कुछ भूल जाओ। सुनते ही बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ सर भूल गया, सब भूल गया, ठीक है। सुने यहां पे ध्यान से कि देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी कुछ मिनिमम वैल्यू होने वाली है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a होती है। दैट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -d/4a। तो ऐसे करके अपन मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, which is basically minus of discriminant. What is the discriminant for this? b square, which is 16 minus 4ac, 16 minus 12 divided by 4a divided by 4. So minus of 16 minus 12 divided by 4, which is minus 4 by 4, which is -1, ठीक है, that is the y minimum, है ना, this is the minimum value for this expression, ठीक है, minimum value। तो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -1। वाई मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है वो -d/4a कैलकुलेट किया तो -1 आ गई। दूसरा तरीका होता है ये कैलकुलेट करने का कि हमें ये पता है कि मिनिमम जो अकर करेगा वो x बराबर -b/2a, ठीक है, x बराबर 2 पे मिनिमम वैल्यू इसकी अकर करेगी। दूसरा तरीका ये हो गया कि एट x बराबर 2 मिनिमम वैल्यू विल अकर। तो x की जगह पे 2 रख के देखो क्या बन रहा है, 4, 2 स्क्वायर 4 -8 प्लस 3, 4 - 8 प्लस 3, दैट इज अगेन इक्वल टू -1। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आने वाली है -1। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन की इंफिनिटी तक जा रही है, बिकॉज ये अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, एंड अपवर्ड क्वाड्रेटिक इंफिनिटी तक की वैल्यू धारण कर सकता है, ठीक है। तो इधर से रेंज ऑफ y, ठीक है, रेंज ऑफ y बेसिकली रेंज इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू पावर की 2 रेज़ टू द पावर -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने बोला इंफिनिटी तक जा सकती है, तो मैक्सिमम ये 2 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम ये 2 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी तक जा सकता है, विच इज बेसिकली 1/2 टू इंफिनिटी। 2 रेज़ टू द पावर -1, दैट इज 1/2, 1/2 टू इंफिनिटी, दैट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक की रेंज ना गाइज अपने आप में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक, क्या तरीके हैं क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के, ठीक है। तो चलिए रेंज जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में वहां पे डिस्कस कर लेंगे, है ना, रेंज जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो अभी तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था
ये कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी पे जेईई मेंस ने कई बार सवाल पूछे हैं, जैसे कि ये वाला हमने क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मैंने बताया था कि इसके अंदर आप एफ एक्स को अगर ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है तो समझ जाना कि किसको बुलाना है, ए की पावर एक्स को बुलाना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल सेटिस्फाई दिस थिंग। अब यहां पे क्या निकालना है, ए निकालना है ना। दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहां पे एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, यहां पे ए की वैल्यू निकालनी। बेस पता चल जाएगा तो हमारा फंक्शन पता चल जाएगा। हमारा फंक्शन पता चल गया तो जो भी पूछा गया है, जैसे एफ ऑफ 4 की वैल्यू पूछी गई आ जाएगी। एक्स की जगह पे 4 रखोगे तो ए की पावर 4 एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई। एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। राइट गाइस, तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले तो इधर से हमने ये पता लगा लिया। फिर एक चीज गिवन है कि समीशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। द वैल्यू फॉर दिस थिंग समीशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ ऑफ x, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो बेसिकली गिवन है कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इट्स वैल्यू इज 2। इस समीशन को एक्सपेंड कर दिया मैंने, है ना। x की जगह 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 मिलेगा, x की जगह 2 रखा तो एफ ऑफ 2, x की जगह पे 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। ये चीज चल रही है इन्फिनिटी तक, तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये इक्वल टू दे रखा है 2 के इक्वल। एफ ऑफ 1 की वैल्यू सोचो जरा कि जब x की जगह 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 1 आएगी सर। 2 रखोगे तो a की पावर 2 आएगी सर। तो समझ रहे हो ना बातों को, क्या समझे कि एफ ऑफ 1 तो a की पावर 1 आ गया, एफ ऑफ 2 a की पावर 2 आ जाएगा, एफ ऑफ 3 a की पावर 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये 2 के इक्वल है। अब इसको पहचाने क्या, ये क्लास 11th का पोर्शन है। कई बच्चे बोलते रहते हैं कि सर, है ना, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं तो कई बच्चों ने बोला है कि सर 11th रिवाइज करवाइए। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि 11th रिवाइज करवाऊं, बट एक बार के लिए आप 12th पे थोड़ा फोकस करिए, बिकॉज 12th जब करोगे ना तो 11th के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे अपने आप समझते चले जाओगे। तो 12th पे फोकस करो, 11th अपने आप थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, बट टेंशन मत लो, 11th के भी ले आएंगे वन शॉट, डोंट वरी। ठीक है, तुम्हें अगर चाहिए कि 11th के सर ये टॉपिक्स हमें रिवाइज करने हैं, बता देना, ले आएंगे। ओके गाइस, तो अभी तो ये द्रोणा सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर तो हम 12th पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड है आपके लिए 12th के ऊपर, है ना। ओके, तो क्या समझे यहां से कि ये जीपी है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज फर्स्ट टर्म यहां पे ए है ना, अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो इज ऑल्सो ए। द फर्स्ट टर्म इज ए, द कॉमन रेशियो इज ऑल्सो ए, सो द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी इज ए अपॉन 1 माइनस ए विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बन गया a इज इक्वल टू 2 माइनस 2a। तो इधर से 3a की वैल्यू आ गई, द वैल्यू फॉर 3a इज इक्वल टू 2, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2/3। a की वैल्यू यहां से 2/3 के इक्वल आई है, जो यहां पे पुट कर दोगे, जो हमें फाइनली निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ 4 अपॉन एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो वो तो आ गई बहुत ही आसान कि सर एफ ऑफ 4 अपॉन एफ ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 4 हो जाएगा। देखो a की जगह पे 2/3 रखा ना, तो फंक्शन मिल गया। समझ में आ रही बात है, फंक्शन हमें क्या मिल गया, फंक्शन हमें मिल गया यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 की पावर एक्स। दैट इज द फंक्शन वी आर गेटिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 की पावर एक्स। ए की जगह पे 2/3 रख दिया तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी गाइस, एफ ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 की पावर 4। सही बोल रहा हूं मैं, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 2/3 की पावर 4 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 का स्क्वायर। देखो अब तो हो गया, खत्म है सवाल। एफ ऑफ 4 की वैल्यू 2/3 की पावर 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2/3 की पावर 2। ठीक है, एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो बेसिकली ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4 रखोगे तो ए की पावर 4। ए की वैल्यू ये आ चुकी थी, वही हमारा सवाल था कि ए की वैल्यू निकला है। अब देखेंगे एक और सवाल इसी टाइप का,
जैसे ये जेई मेंस अप्रैल 19 में पूछा गया है, फिर से यही फंक्शनल इक्वेशन दे दिए। देखो जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन देख लो ना सवाल में, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, फिर से यही फंक्शनल इक्वेशन है। अगर ये फंक्शनल इक्वेशन सवाल में दिख जाए तो पहला स्टेप ही आपका ये होगा कि फंक्शन मानना। भैया पहला स्टेप क्या होगा? फंक्शन मानना, अगर ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो। अगर ये भूल गए तो पूरा गेम खत्म है। अगर ये फंक्शनल इक्वेशन को भूल गए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन ए की पावर एक्स है, अगर ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन फिर तो क्या ही करोगे आगे, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये याद रह गया तो सोचो कितना मजा आ जाएगा, है ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, और यही फंक्शनल इक्वेशन फिर से दिख गई और आपको ये याद रहा कि हाँ ऐसा कुछ होता तो है, तो सोचो कितना मजा आ जाएगा। उसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचाएगा, इसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचा। अब ये जो गिवन आपके सामने दे रखा है ना इक्वेशन, बस इससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स हमने माना है, और यहां पे दे रखा है कि एफ ऑफ ए प्लस के, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस के को क्या लिख सकते हैं अपन? एफ ऑफ ए प्लस के को लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के, है ना। एफ ऑफ ए प्लस के को एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के लिख सकते हैं अपन। अच्छा, मैं एफ एक्स ए की पावर एक्स की बजाय कुछ और मान लेता हूँ गाइस, क्योंकि ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना, ए ऑलरेडी किसी और चीज के लिए इस वेरिएबल को ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर लिया। तो अपन अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं ना, तो कुछ और वेरिएबल कंसिडर कर लो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ए वेरिएबल को यूज किया गया है, तो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने यहां पे ए को कंसिडर कर लिया कुछ बेस। तो एक काम करो, बेस ए की बजाय कुछ और मान लेते हैं, के बी। अरे के बी इसने कंसिडर कर लिया, क्या माना जाए? बी की पावर एक्स मान ले क्या? ठीक है, चलो बी रेज टू द पावर एक्स मान लिया, है ना। चलो ये मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर एक्स, जहां पे बी कोई बेस है, बी की पावर एक्स हमने ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पे माना है। तो एफ ऑफ ए प्लस के की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के, लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ ए क्या होगा गाइस? एफ ऑफ ए क्या होगा? अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पे ए रख दूंगा तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा? बी की पावर ए बन जाएगा। समझ में आ रही बात है? हाँ जी गाइस, एफ ऑफ ए अगर x की जगह पे a रखूं तो ये b की पावर a बन जाएगा। सो दैट इज f ऑफ a, एंड f ऑफ k क्या बनेगा? इसी तरीके से अगर x की जगह पे k रखूंगा तो f ऑफ k इज इक्वल टू b रेज टू द पावर k, तो ये बन रहा है b रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर k, दैट इज द वैल्यू फॉर f ऑफ a प्लस k। ये हमें मिल रही है f ऑफ a प्लस k की वैल्यू b रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर k। अब इसके ऊपर समीशन लगाया गया है k इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, तो चलिए अपन भी लगा देते हैं, अपन भी लगा देते हैं कि समीशन k इज इक्वल टू 1 टू 10, k इज इक्वल टू 1 टू 10 एफ ऑफ ए प्लस के, है ना, यही तो लिखा गया, और इसकी वैल्यू दे दी किसी के इक्वल, ठीक है। और एफ ऑफ ए प्लस के को मैंने अभी भी बोला कि इसको एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के लिख दो। एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है, एफ ऑफ के की वैल्यू ये है, तो यहां पे लिख दिया k इज इक्वल टू 1 टू 10 b रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर k। समझो यहां पे बातों को ध्यान से, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस के की वैल्यू बी रेज टू द पावर ए इंटू बी रेज टू द पावर के, साथ के साथ लिखते चलो, करते रहो साथ में क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि तुम सब चीजें देख रहे हो, क्योंकि देखने से मैथ्स का क्वेश्चन जब लेंदी चला जाता है ना, तो वहां पे सिर्फ बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे अपने को साथ साथ करना पड़ेगा। वीडियो बीच में पॉज करो, देखो अभी तक मैंने क्या क्या चीजें समझाई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है क्वेश्चन से, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, फंक्शन को ऐसा माना है, तो ये सारी चीजें लिखते चले जाओ, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो गाइस, b रेज टू द पावर a को तो समीशन के बाहर ले लिया मैंने, b रेज टू द पावर a को समीशन के बाहर ले लिया, b रेज टू द पावर k को समीशन के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि समीशन k पे है, समीशन k पे है, तो k b रेज टू द पावर k को ही समीशन के अंदर रख दो, b रेज टू द पावर a का तो कोई काम ही नहीं है वहां पे, है ना। k की शादी है, k रहेगा ना यार, बाकी क्या काम है, ठीक है। इसको क्यों बिना मतलब खड़ा कर रखा है साइड में, तो इसको बाहर निकाल लिया अपन ने, बाहर निकाल लिया उसको। तो ये बन रहा है गाइस b रेज टू द पावर a टाइम्स समीशन b रेज टू द पावर k, k इज इक्वल टू 1 टू 10। तो देखो जब k की वैल्यू 1 रखोगे तो b की पावर 1 बनेगा, k की वैल्यू 2 रखोगे तो b की पावर 2 बनेगा, राइट, ऐसा कुछ बनेगा।
k की वैल्यू 1 रखोगे तो b रेज टू द पावर 1, k इज इक्वल टू 2 पे b रेज टू द पावर 2, k इज इक्वल टू 3 पे b रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू b रेज टू द पावर 10। ये बनने वाला है, यही वो समीशन है जो लिख रखा था और इक्वल टू इसके इक्वल दे रखा है। चलो ठीक है, इसको फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन रहा है b रेज टू द पावर a टाइम्स एक जीपी दिखाई दे रही है अपने को, एक जीपी है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, जिसका फर्स्ट टर्म भी b है, कॉमन रेशियो भी b है, फर्स्ट टर्म भी b, कॉमन रेशियो भी b। तो जीपी का सम मैं आपको याद दिला दूं कि सम ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू b रेज टू द पावर b इंटू b रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। ठीक है, ये होगी सम ऑफ दिस जीपी। ठीक है, इज इक्वल टू अपने को कुछ दे रखा है। अच्छा, सवाल पूरा पढ़ना चाहिए था मुझे भी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 दे रखी है। मजा आ गया, फिर तो मतलब बेस पता चल गया अपने को। अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं 2, तो x की जगह 1 रखा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाई, मतलब वो 2 मिल गई, तो थोड़ा b की वैल्यू तो पता ही चल गई, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना गाइस, समझ में आ रही बात है। तो चलिए, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं, तो एफ ऑफ 1 विच इज b रेज टू द पावर 1 विच इज गिवन एज 2, ये गिवन है गाइस। ठीक है, f of 1 विल बी b रेज टू द पावर 1 विच इज गिवन एज 2, सो b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 यहां पे पुट कर दो, तो क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन और इजी बन गया। तो यहां पे b की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो ये बन रहा है 2 की पावर a, 2 रेज टू द पावर a इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, है ना, और n की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इस जीपी में 10 है, तो 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू दे रखा है 16 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1। समझेंगे बातों को ध्यान से। एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के लिख दिया। एफ ऑफ ए की वैल्यू बी की पावर ए, एफ ऑफ के की वैल्यू बी रेज टू द पावर के, जहां पे बी हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस माना है। इस b की वैल्यू भी निकाल ली थी क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रखी, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, जो मैंने फाइनली इन दी एंड पुट करी है। चलो कोई बात नहीं। तो f ऑफ a प्लस k की वैल्यू f ऑफ a इंटू एफ ऑफ k हमने लिख दी। b रेज टू द पावर a को बाहर ले लिया, समीशन k इज इक्वल टू 1 से 10 b रेज टू द पावर k, दैट इज बेसिकली b रेज टू द पावर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब अप टू b रेज टू द पावर 10। यहां पे सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, और फिर जिसके इक्वल दे रखा है उससे फाइनली इन दी एंड इक्वेट कर दिया। तो क्या इस इक्वेशन से आप a की वैल्यू देख पा रहे हो क्या? ये जो इक्वेशन बनी इन दी एंड, क्या इधर से a की वैल्यू आप लोग पहचान पा रहे हो कि ये तो फैक्टर कैंसिल आउट ही हो गया, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, 2 को उधर डिवीजन में भेजा, 16/2 8 हो जाएगा, मतलब यहां से 2 रेज टू द पावर a की वैल्यू 8 आ गई, और हमें a की वैल्यू ही पूछी गई थी। देन द नेचुरल नंबर a इज इक्वल टू, तो इफ 2 रेज टू द पावर a इज इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ a विल बी 3। तो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन, अच्छा था पर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, कर लोगे बहुत इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में फिर से यहां पे यही फंक्शनल इक्वेशन फिर से टकरा गई है, तो ये कर लेना गाइस, होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको ये क्वेश्चन, यू कैन इजीली डू दिस वन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। If a function is defined by an implicit equation 2 raised to the power modulus of x plus modulus of y plus 2 raised to the power modulus of x minus modulus of y is equal to 2, एक फंक्शन इस तरीके से इक्वेशन में, इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन देखो क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के बारे में आइडिया दे देता हूं आपको। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब वो एक्सप्लिसिट हो गया, है ना, इसको अपन बोलेंगे एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है, ऑब्वियस में एक्सप्लेन किया गया है y एज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जैसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो मैंने एक्सप्लिसिट तरीके से लिख दिया, और इसी इक्वेशन को मैंने अगर ऐसा लिख दिया y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इम्प्लिसिट तरीका लिखने का। ठीक है
है ना। ये तो एक्सप्लिसिट तरीका हो गया कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये मैंने इम्प्लिसिट तरीके से लिख दिया इस इक्वेशन को। तो वैसे ये मैटर नहीं कर रहा था, बट अगर किसी के मन में डाउट आ जाए सर ये इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, तो बस वही आइडिया देने के लिए मैंने बताया है। ओके, तो एक इक्वेशन दे रखी है 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y प्लस 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन हमारे सामने दे रखी है, तो हमें इसकी डोमेन बतानी है, इसकी रेंज बतानी है। तो डोमेन एंड रेंज क्या होती है गाइस? डोमेन इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ x, रेंज इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ y, है ना। डोमेन मतलब x की वैल्यूज क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। ये तो होता है डोमेन रेंज। ओके, समझते हैं यहां पे। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए इधर ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने को। ऑब्जर्व देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल हमने लगाई कि 2 की पावर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर मॉड्यूलस ऑफ x इंटू 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y, वी कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 2। 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ y कैन बी रिटन लाइक दिस, 2 रेज़ टू द पावर a माइनस b इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर a अपॉन 2 रेज़ टू द पावर b, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कुछ कॉमन जा रहा है क्या इन दोनों टर्म में से? हाँ जी, तो 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x कॉमन जा रहा है, तो 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x को हमने कॉमन निकाला। तो अंदर क्या बचा? अंदर बच रहा है 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y। देखो ये कॉमन निकालने के बाद में ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर, विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगी। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को, है ना, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर लो, हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ आप खुद से आइडियाज निकाल लो। तो एक बार बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया जाए, नहीं तो आप यहाँ पे देखो। अब ऑब्जर्वेशन क्या है गाइस? सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या फील आती है? इस एक्सप्रेशन को देख के हमें ये फील आती है कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा है, अ सम ऑफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि एक नंबर ले लूं मैं और उसका रेसिप्रोकल ले लूं और इसका सम मैंने पूछ लिया, और अगर ये नंबर पॉजिटिव नंबर है तो इसका सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, अगर ये नंबर पॉजिटिव नंबर है तो। बट अगर यही नंबर नेगेटिव नंबर हुआ तो इसका सम हमेशा लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। ये सत्य वचन है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जहां पे a इज एनी रियल नंबर। एक ऐसा नंबर है, एक रियल नंबर है, इमेजिनरी की बात नहीं चल रही है। तो कोई भी रियल नंबर ले लो तो इसका सम जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो मतलब 2 उसकी मिनिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव नंबर के लिए, और वो 2 वैल्यू कब अचीव करेगा? जब इसकी वैल्यू भी 1 हो जाए, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाए, मतलब 1 एंड 1 का रेसिप्रोकल 2 वैल्यू देगा। अब अगर आप 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो, जैसे 0.5 ले ली, 0.5 एंड 0.5 का रेसिप्रोकल, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो सम होगा वो 2 से बड़ा होने वाला है ना गाइस? है कि नहीं है? देखो 0.5 हो गया 1/2 एंड 1 अपॉन 0.5 हो गया 2, इसका सम ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है इसका सम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कब अचीव कर रहा है? जब ये नंबर 1 हो जाए तब मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करूं तो मैं, ठीक है, यहां पे भी जब ये -1 वैल्यू अचीव कर रहा है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहां पे, ठीक है, a प्लस 1/a, अगर a एक नेगेटिव नंबर है तो इसका सम लेस देन और इक्वल टू -2 होने वाला है। ओके, क्लियर इतनी बात है? जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेके भी देख लिया, खुद से कुछ एग्जांपल सोच लो, जैसे 0.9 एंड 0.9 का रेसिप्रोकल 2 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कब अचीव कर रहा है? जब ये नंबर 1 हो, 1 एंड 1 का रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, 2 की पावर मॉड्यूलस ऑफ y, 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y इज अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है ये। तो पॉजिटिव नंबर है तो मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होने वाला है, सही बात है। और 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने वाला है। रेंज ऑफ 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x, है ना, जब मॉड्यूलस ऑफ x पावर जब 0 हो जाएगी तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 1, 2 रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1। अदरवाइज आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, वो 1 से बड़ी ही वैल्यू आ रही है। जैसे x की वैल्यू 0.5 ली, 2 की पावर 0.5 विच इज √2 विच इज 1.4 समथिंग, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी ले लो 0 के अलावा,
ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो अपनी। तो देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होने वाला है। देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बट द राइट हैंड साइड इज रिटन एज 2, राइट हैंड साइड में 2 दे रखा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तभी आएगी। इक्वालिटी कब आएगी, इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब ये 1 के इक्वल हो जाए, मतलब 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स तो 1 होना चाहिए, 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स 1 होना चाहिए, एंड ये जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स 1 होगा जब x 0 के इक्वल होगा, ठीक है। एंड 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ y, दैट शुड बी इक्वल टू 2, और ये इक्वल टू 2 तब आएगा जब y 0 होगा। देखो ऑब्जर्व करो, हाँ जी समझ में आ रही बात है कि जब देखो y 0 के इक्वल होगा तो ये बन रहा है 2 की पावर 0 विच इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 0 विच इज अगेन 1, तो 1 प्लस 1 लिखा है दैट इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, यही पॉइंट्स ऐसे हैं, मतलब x की एक ही वैल्यू आ गई 0, y की एक ही वैल्यू आ गई 0, इसके अलावा कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आर दी ओनली members which are satisfying this equation, ठीक है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सिंगलटन, सिंगलटन मतलब सिंगल वैल्यू, क्या डोमेन में एक ही सिंगल वैल्यू है, जी हाँ है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सिंगलटन, रेंज में एक ही वैल्यू है, जी हाँ है। रेंज मतलब y की वैल्यू, y की एक ही वैल्यू आ रही है 0, x की वैल्यू एक ही आ रही है 0। बेसिकली ये फंक्शन ना सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कल को आपको कोई बोल दे कि बताओ इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या आएगा, एक बिंदु आएगा, एक पॉइंट आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा, और वो पॉइंट है 0,0, ठीक है, क्लियर। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सिंगलटन, यस, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट, डोमेन ऑफ दिस इज आल्सो सिंगलटन। थर्ड सेज दैट ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट्स द लाइन y इज इक्वल टू x, है ना, इसका ग्राफ क्या है, एक पॉइंट है 0,0, ठीक है। तो क्या वो y इज इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, जी हाँ, y इज इक्वल टू एक्स 0,0 से पास कर रही है, तो ए बी सी करेक्ट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, नहीं, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है, देखो, ठीक है, y की वैल्यू 0 ही आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये कहना अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी एंड सी है ना, y की देखो एक ही तो वैल्यू आ रही है 0, ये बोल रहा है कि y की वैल्यू 2 आ सकती है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन की वैल्यू बेसिकली y की वैल्यू हो गई, ये बोल रहा है कि y की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 तो नहीं आ रही, y की वैल्यू तो सिर्फ 0 आ रही है, ओके। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको सिर्फ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 ही सेटिस्फाई कर पा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव अहेड। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन yx इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो देखो एक इस प्रकार की फिर से एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है अपने साथ में, विच इज 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 2। एक इम्प्लिसिट फंक्शन हमको दे दिया है, और इसमें क्या पूछा गया है, डोमेन की, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। लगे हाथ रेंज भी निकाल लेंगे, जेई 2000 का क्वेश्चन है, डोमेन पूछा गया है, रेंज भी हम लोग दोनों फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओके, लेट्स हियर मी। हाँ जी गाइस, तो डोमेन और रेंज का तरीका क्या रहता है ना, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को देख के हमें ये फील आ रही है कि इसकी डोमेन एंड रेंज सेम होने वाली है, डोमेन एंड रेंज विल बी सेम। सेम क्यों होगी इसकी डोमेन एंड रेंज, क्योंकि देखो x एंड y के टर्म्स में एक सिमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ x एंड y, सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x एंड y के टर्म्स में एक सिमेट्रिक सा फंक्शन है ये, अगर x और y की वैल्यूज पलट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी अपन डोमेन रेंज निकालेंगे तो और आपको फील आ जाएगी कि डोमेन एंड रेंज सेम क्यों है, ऐसा क्यों है कि डोमेन एंड रेंज सेम आ गई, ओके। तो गाइज आई कैन राइट दिस फंक्शन एज 2 रेज़ टू द पावर y या फिर 2 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को इस साइड भेज दो, है ना, इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को राइट हैंड साइड में रवाना कर दो। तो सपोज मैंने 2 रेज़ टू द पावर y को रवाना किया,
है ना, या फिर 2 रेज टू द पावर वाई को यहां पे रखा एंड 2 रेज टू द पावर एक्स को उस साइड रवाना कर दिया मैंने, तो ऐसा बनेगा क्या, 2 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इसको मैं या तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदलने की कोशिश करूं, एक तरीका होता है कि इसको मैं एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदलने की कोशिश करूं, मतलब यहां पे y की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ x। अगर कोई फंक्शन मेरे को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में गिवन हो तो उसकी डोमेन के बारे में कमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो अप्रोच ये रहती है एक तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ x, तो इसके लिए log ले लो, दोनों साइड log ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा log 2 रेज टू द पावर y टू द बेस 2, राइट हैंड साइड में बन रहा है log 2 माइनस 2 रेज टू द पावर x टू द बेस 2। दोनों साइड हमने log ले लिया विद बेस 2, दोनों साइड log लिया है विद बेस 2, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज टू द पावर y है वो log के अंदर आ गया, राइट हैंड साइड में ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है जो log के अंदर आ गई विद बेस 2। ठीक है, y इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ रही है, log 2 minus 2 raised to the power x to the base 2, that is the value of y we are getting from here। अब y की जब आप ये वैल्यू देखते हो तो इससे ये बात समझो कि log के अंदर जो भी मसाला होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, तो 2 minus 2 raised to the power x should be greater than 0, so 2 should be greater than 2 raised to the power x, तो बेसिकली दिस इज 2 रेज टू द पावर 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर x, यही तो लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 रेज टू द पावर 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर x, तो पावर्स को कंपेयर करो तो समझ में आ रहा है जो यहाँ पे पावर x है वो 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, x शुड बी लेस देन 1, x शुड बी लेस देन 1, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, x शुड बी लेस देन 1, तो माइनस इंफिनिटी से 1 ऑप्शन में दे नहीं रखा किसी भी ऑप्शन में, ठीक है, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है दया, माइनस इंफिनिटी से 0 द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है गाइज, ठीक है, ओके क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ है, तो इसके अंदर मैं चारों ऑप्शंस हटा देता हूं एक बार के लिए, इस क्वेश्चन को अलग से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जैसे इसकी डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो एक तरीका मैंने बताया इसका अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, रेंज ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी डोमेन एंड रेंज के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि किसी भी एक को उस साइड भेज दो, तो अगर मेरे को डोमेन एंड रेंज निकालनी है तो फिर से देखो दूसरा तरीका बिना लॉग लिए, दूसरा तरीका ये रहेगा बिना लॉग लिए कि 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज टू द पावर x, ऐसा हमने ले लिया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, LHS जो है वी नो दैट 2 रेज टू द पावर y, ये जो चीज होने वाली है 2 रेज टू द पावर y वो हमेशा ग्रेटर देन 0 चीज होगी, राइट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यही जो राइट हैंड साइड भी होने वाली है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बस यही एक फंडा हमने लगा दिया बिना लॉग लिए, बेसिकली इसी चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका। अब ये क्वेश्चन मैंने लॉग लेके भी दिखाया था आपको कि लॉग लेके मैंने बता दिया था कि y की वैल्यू बताती थी log ऑफ 2 माइनस 2 रेज टू द पावर x टू द बेस 2, है ना, लॉग लेके हमने देखा था। अब बिना लॉग लिया अगर इसी क्वेश्चन को करेंगे तो डायरेक्टली इसको ग्रेटर देन 0 बोल दो, इसको ग्रेटर देन 0 बोलेंगे तो इधर ये मिल रहा है कि 2 शुड बी ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर x। ठीक है, 2 रेज टू द पावर x को उस साइड भेजा, 2 शुड बी ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर x, सो बेसिकली 2 रेज टू द पावर 1 अगर 2 रेज टू द पावर x से बड़ा है तो 1 भी x से बड़ा होने वाला है, मतलब x शुड बी लेस देन 1, 1 से छोटी सारी वैल्यूज ले लो, मतलब x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से 1 तक, दिस इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। ओके क्लियर, और वहीं पे अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूं, रेंज मतलब y की वैल्यूज, तो समझ सकते हो y की वैल्यूज भी सेम आने वाली है। क्यों सेम आने वाली है, क्योंकि अगर यही सेम तरीका मैं वहां पे भी अपनाऊंगा कि इस बार मैंने 2 की पावर x को रखा इधर और इन 2 रेज टू द पावर y को उस साइड भेज दिया, तो ये बनेगा ना 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज टू द पावर y, ऐसा बनेगा गाइस, राइट। फिर से अपन यही बोलेंगे कि ये चीज तो पॉजिटिव चीज है,
तो ये वाली चीज होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 2 शुड बी ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर y होना चाहिए। तो अब पावर को कंपेयर करोगे कि 1 इज ग्रेटर देन y, so y less than 1, so the values of y, which is the range, the values of y is the range is from minus infinity to 1। तो डोमेन एंड रेंज इसकी सेम आ रही है, और वो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था फील लेके कि भैया डोमेन एंड रेंज इसकी सेम आने वाली है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा ग्राफ की आप फील ले लो, इसलिए आपके सामने कुछ सवाल है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1। ये ग्राफ देख के आपको एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या नजर आ रही है, क्योंकि ग्राफ पढ़ना हमें आना चाहिए, ग्राफ पढ़ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ -1 मतलब जब x की वैल्यू -1 है, देखो जब x -1 है, यहाँ पे x -1 होगा, तो एक रैंडम ग्राफ गिवन है आपके सामने, है ना। तो x -1 है तो y की वैल्यू क्या है इधर, तो इधर से देखो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये कितनी वैल्यू मिल रही है, तो ये -2 वैल्यू मिल रही है। देखो ये हो गई -1, ये हो गई -2, सो द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2। सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ x इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2, x की किस वैल्यू के लिए, मतलब y की वैल्यू हमको 2 दे दी है, f ऑफ x की वैल्यू 2 दे दी और हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, मतलब y की वैल्यू अपने को 2 प्रोवाइड कर दी है इन्होंने कि y इज इक्वल टू 2। ये बताओ x क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, ये बताओ x क्या होगा। तो जब y 2 है तो यहां पे x क्या मिल रहा है गाइस, देखो when y is 2 x is 1, so the value for x is equal to 1। this is the answer for this part, है ना। पॉज करके एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, जैसे इसने डोमेन एंड रेंज पूछी है तो एक बार पॉज करना, खुद से अटेम्प्ट करना क्या आप डोमेन एंड रेंज देख रहे हो, फिर मेरी आगे की बात सुनना, ठीक है। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन के लिए मैं देखूंगा कि हॉरिजॉन्टली x कहां से कहां तक कवर कर रहा है। तो देखो सबसे जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, दिख रहा है, सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गया ये वाला, और सबसे राइट मोस्ट जो पॉइंट है इस ग्राफ का वो ये वाला है गाइस, ठीक है। तो कहां से कहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी गई है, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3 हो जाएगा। तो -3 से लेके 3 तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है, तो x बिलोंग्स टू -3 to 3, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। रेंज के बारे में देखूंगा तो मैं वर्टिकल मूवमेंट देखूंगा, वर्टिकली कहां से कहां तक। तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या आपको भी, मुझे भी यही दिख रहा है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है जो कि है ये हो गया -1, ये हो जाएगा -2। तो -2 इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, राइट, -2 लोएस्ट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है विच इज 3। तो -2 से 3 के बीच में ग्राफ है, तो यहां पे y की वैल्यू विच इज रेंज, रेंज इज -2 to 3। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। आर वी क्लियर? हाँ जी, ओके। नाउ ऑन वॉट इंटरवल इज फंक्शन इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग देखो मतलब जहां पे स्लोप पॉजिटिव मिल रही हो वो इंक्रीजिंग हो गया। देखो इधर तो स्लोप 0 है, ये मिनिमम वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या होती है ना, स्लोप 0 होती है। स्लोप मतलब हो गया कि अगर इधर टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वाई स्लोप इज 0। इसके आगे देखा जाए तो स्लोप पॉजिटिव है, हर जगह इसके आगे स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आगे है ना, ऑन वॉट इंटरवल, x की किस वैल्यूज के लिए, तो x बराबर -1 से x बराबर 3, -1 से आगे बढ़ो, है ना। आप किसी को भी बोलोगे कि देखो -1 से आगे जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे से आगे बढ़ रहे हो ये इंक्रीज हो रहा है। कहीं पे भी देख लो, इस पॉइंट पे देखो स्लोप पॉजिटिव है, देख पा रहे हो ना कि टेंजेंट ड्रॉप करी एंड पॉजिटिव स्लोप की टेंजेंट मिल रही है, ठीक है। स्लोप अपने को पहचानना आना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है दैट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई लाइन ऐसा एक्यूट एंगल बना रही है तो मतलब स्लोप उसकी पॉजिटिव है, अगर कोई लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो मतलब इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप के बारे में कमेंट करना आना चाहिए अपने को। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो एक्यूट एंगल बनाएगी, दैट इज वाई वी कैन से दैट स्लोप इज ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 हो जाएगा,
ठीक है। सो कौन सा इंटरवल मिला, -1 से लेके 3 तक का इंटरवल मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू -1 to 3, -1 से 3 तक के इंटरवल में, है ना, ये इंक्रीजिंग है। इससे पहले देखो डिक्रीजिंग है, यहां से -3 से लेके -1 तक इधर ये डिक्रीज हो रहा है, राइट गाइस। नाउ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ f(2) की एस्टिमेटेड वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो x बराबर 2 पे देखो जरा, x बराबर 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है एस्टिमेटेड, तो कुछ 3 के करीब मिल रही है ना। x बराबर 2 पे कुछ 3 के करीब वैल्यू मिल रही है, तो 3 के पास में 2.8 दिख रहा है अपने को, 2.2 से तो ज्यादा ही है, एंड ये 2.8 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 2.5 से भी ज्यादा ही है ना, 3 के ज्यादा पास ही है, तो ये 2.8 इजी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसके बारे में सोचना, f ऑफ x कहां 0 हो रहा है, फंक्शन किधर 0 हो रहा है, तो फंक्शन वहां 0 होगा जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा, है ना। f ऑफ x 0 मतलब y की वैल्यू दे दी, अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू एक तो इधर ये फंक्शन 0 हो रहा है, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल रहा है देखो 0 से 1 के बीच में, 0 के करीब वाला पॉइंट है ना, 0 से 1 के बीच में कुछ 0.5 से छोटा पॉइंट मिल रहा है। एस्टिमेट करने को बोला है, तो एस्टिमेट अपन 0.3 कर दे रहे, देखो बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है ना, -2.5 -0.8 -2.9 0.3 दिख रहा है, और साथ के साथ एक और पॉइंट यहां पे भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। ये पॉइंट एग्जैक्टली ये हो गया -2, ये हो गया -3, तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली -2 एंड -3 के बीच का पॉइंट है, मतलब -2.5 हो जाएगा ये, -2.5, तो इसके दो आंसर होंगे गाइस। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो -1 -2 एंड -3 के बीच में एग्जैक्ट उनके मिडल में मेरे को ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो -2.5 भी आ जाएगा, एंड 0 के करीब मतलब ये 0.3 भी आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों हो जाएंगे। क्लियर, तो बस ये क्वेश्चन इसलिए था ताकि आप लोग ग्राफ के बारे में अच्छे से समझ पाए। ध्यान से देख ले इस क्वेश्चन को। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो लॉगरिथमिक फंक्शन log ऑफ a टू द बेस b, ये क्या देता है, एक पावर देता है। द आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ पावर, सो log ऑफ a टू द बेस b ये हमें क्या पावर देगा, दिस इज बेसिकली कि b की क्या पावर रेस करूं कि a मिल जाए, है ना। b की क्या पावर हम रेस करें कि ये नंबर a मिल जाए, ये नोटेशन होता है लिखने का, ठीक है। ये चीजें हमें पता ही है पहले से। जैसे कि अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस 10 की क्या पावर रेस करूं कि मुझे ये वाला नंबर मिल जाए, 100 मिल जाए। 10 की क्या पावर रेस करूं कि 100 मिल जाए, तो यहां पे आपको पता है कि इसकी पावर अगर आप 2 रेस कर दोगे तो 100 मिल जाएगा। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना, लॉग फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज करा जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो बाहुबली मेथड को ध्यान रखना। बाहुबली मेथड इज सर कौन सा मेथड, तो उसमें क्या होता है ना बेसिकली कि जैसे हम बेस को इस साइड भेज रहे हैं, तो जब 10 बेस उस साइड जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करनी, तो राइट हैंड साइड में जो पावर है ना उसको बाहुबली की तरह ऐसे उठा लेगा, है ना। देखा आपने वो वाला सीन कि शिवलिंग को बाहुबली ऐसे उठाता है, फिर पीछे गाना बजता है, देखो देखो कौन है वो, कहां से वो आया। तो देखो ये 10 उस साइड गया, और 10 ने जो भी राइट हैंड साइड में चीज लिखी हुई है उसको अपने कंधे पे उठा लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 100 बचा, और राइट हैंड साइड में ये बेस 10 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 10 की पावर 2, है ना, राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको अपने कंधे पे उठा लिया। तो यही बात को लिखने का ये तरीका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, बाहुबली मेथड लगा दो, ठीक है, बाहुबली मेथड लगा दो। ये जो बेस है भेजो उस साइड, बाहुबली की तरह जाएगा एकदम जोश में, और जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है उसको उठा लेगा कंधे पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 100 बचा, 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसी को अपन एंटी लॉग लेना भी बोलते हैं ना, इसी को अपन बोलते हैं कि एंटी लॉग ले लिया गया है। तो दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द सेम स्टेटमेंट, है ना गाइस। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है,
कि log तभी डिफाइंड होगा जब यह हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब यहां पे जो भी नंबर लिखा है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो बेस है बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ए भी पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों हो, बट बेस 1 नहीं हो सकता, ए 1 हो सकता है, ये बातें सबको पता है ना। बच्चा बच्चा जानता है कि log ऑफ 1 टू सम बेस, जैसे कोई बेस ए लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है गाइस, ठीक है। मतलब वही सवाल हो गया कि भैया ए की क्या पावर रेस करूं कि 1 मिल जाए। ए की पावर अगर 0 रेस करोगे तो 1 मिल जाएगा। यहीं पे अगर आप बाहुबली मेथड लगाओगे, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला, बेस ए उस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 0। दिस इज द एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि 1 इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 0। सिंपल बात है। अब इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर ली जाए, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसका ग्राफ के लिए भी दो प्रकार के नेचर बनते हैं कि जब a ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और अगर बेस, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है। मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू सम बेस a, इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस के ऊपर डिपेंड करता हुआ दो तरीका का नेचर हमें मिलने वाला है कि बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो अलग नेचर मिलेगा, बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो कुछ अलग टाइप का नेचर मिलेगा। क्या नेचर मिलता है देखते हैं ध्यान से, ठीक है। व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, अब देखो यहां पे कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले। सबसे पहली बात है कि जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, जब x 1 रखोगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 1, है ना। जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलने वाली है। एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज 0 बिकॉज log ऑफ 1 इज 0। वही सेम बात यहां पे भी होगी गाइस, इधर भी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0 मिलने वाली है। x इज इक्वल टू 1 पे y 0 मिलने वाला है। 1,0 से तो मतलब दोनों का ग्राफ पास करेगा ही, चाहे आप बेस 0 से 1 के बीच में लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। लेट्स से हमने ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो मैं ग्राफ बना रहा हूं दैट इज लेट्स से y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं ग्रेटर देन 1 बेस के लिए, तो किस तरीके का नेचर हमें ग्राफ का मिलेगा वो समझते हैं। तो दोनों ग्राफ 1,0 से पास करेंगे। अब इसके ग्राफ में क्या है ना कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे x की वैल्यू 2 रखी, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। देखो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1 मिलने वाली है, x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 2 मिलने वाली है ना। देखो log ऑफ 4 टू द बेस 2, log ऑफ 4 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 8 रखोगे तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इट्स वैल्यू इज 3। तो जैसे जैसे अपन x बढ़ा रहे हैं y इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो x को जब आप इंफिनिटी को अप्रोच करोगे तो यहाँ पे y भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है। अब ये बात हमें समझ में आती है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x 0 से तो बड़ा ही होगा, मतलब जो ग्राफ बनने वाला है वो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ही इसका ग्राफ रहेगा, नेगेटिव x एक्सिस को नहीं क्रॉस करेगा इसका ग्राफ, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस मतलब x नेगेटिव हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, लॉग डिफाइंड नहीं होगा उस केस के अंदर, ठीक है। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, सपोज आप x की वैल्यू 1/2 रखते हो, तो log ऑफ 1/2 टू द बेस 2, log ऑफ 1/2 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू 1/4 रखोगे तो आप समझ सकते हो log ऑफ 1/4 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू -2 हो गई, है ना। तो जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा जो y है वो नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यहां पे जब x 0 को जाता है तो y माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इधर, ठीक है, कि जब x 0 के करीब नंबर लेगा, है ना, जैसे 1/16, 1/32, 1/64, जितना जितना आप 0 के करीब जाओगे y माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। तो y की जो वैल्यू है देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, ग्राफ पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब जो रेंज होने वाली है ना, रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। द वैल्यूज ऑफ y आर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, y माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है।
यहां पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो डिक्रीजिंग नेचर मिलेगा। देखो x इज इक्वल टू 1 पे तो y 0 है, बट यहां पे जब x की वैल्यू 2 पुट करी, जैसे एट x इज इक्वल टू 2, 0.5 हो गया 1/2, राइट गाइस। तो बेसिकली हम ग्राफ बना रहे हैं log x टू द बेस 1/2, इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो सुनना जरा ध्यान से, जब x को भी 1/2 रखोगे तो log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/2 मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब x को 1/4 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x को 1/8 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरीके के इसका ग्राफ बनता हुआ ऐसे दिखाई देगा। x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 2 रखी तो log ऑफ 2 टू द बेस 1/2 मतलब वैल्यू आ गई -1। जब x की जगह 4 रखोगे तो log ऑफ 4 टू द बेस 1/2 मतलब वैल्यू आ गई -2। तो जब आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो y डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक डिक्रीजिंग नेचर बनेगा ग्राफ का, है ना। यहां पे जैसे जैसे x को इंक्रीज करते जाओगे y, ठीक है, -इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इधर भी देखा जाए तो रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। तो ग्राफ दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। इसका ग्राफ देख रहे हो ऐसे इंक्रीजिंग, इस तरीके से इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बन रहा है, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग बन रहा है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेस 1 से छोटा है, तो अगर अब x इंक्रीज कर रहा है मतलब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y -इंफिनिटी को जाएगा। और जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, when x approaches towards 0 then y approaches towards infinity। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y -इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नेचर है इनके ग्राफ के, ठीक है। तो एक बार फिर से अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो दोनों के ग्राफ एक ही पेज पे बना लिया जाए, है ना। जब बेस ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं तो y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, राइट। याद है आपको, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, एंड जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस है। अब यहां पे ऑब्जर्व करो कि ये जो दोनों ग्राफ है वो y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है। दीज ग्राफ आर सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x, है ना। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। Both of these graph y is equal to a raised to the power x and y is equal to log of x to the base a, they are symmetric about the line y is equal to x। इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स कैसे? इनवर्स में क्या होता है, इनपुट आउटपुट बदल जाता है। यहां पे देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो इनपुट पावर है, पावर कुछ इनपुट डाल रहे हैं अपन बेस ए पे, ठीक है। यहां पे देखोगे यहां पे आउटपुट पावर है, y यहां पे पावर है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि log आपको क्या दे रहा है, log आपको पावर दे रहा है। log ऑफ a टू द बेस b इज बेसिकली द पावर दैट द बेस नीड्स टू बी रेज टू गेट दिस वैल्यू, है ना। मतलब बेस a को क्या पावर रेज करूं कि x मिल जाए, तो वो y पावर रेज करो कि x मिल जाए, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसी को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, है ना। जब बेस को इस साइड लेके आए तो बेस ने y को पावर में चढ़ा दिया, a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहां पे इनपुट आउटपुट बदल गया है। यहां पे देखो x एंड y की जगह इंटरचेंज हो गई है, x y की जगह बैठा है, y x की जगह पे बैठा है। सो दैट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ टू फंक्शंस। तो ये तो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने बताया है। वही अगर बेस लेस देन 1 के लिए डिस्कस करेंगे, बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तब भी आप यही सेम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x व्हेन बेस इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। ये तो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन गाइस, राइट। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a।
तो व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1 ये लॉग का ग्राफ हो जाएगा, तो ये दोनों ग्राफ भी सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. These two graph are symmetric about the line y is equal to x. तो बेस लेस देन 1 के लिए दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड दे आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. क्लियर है? तो इसके ऊपर कई बार डोमेन के क्वेश्चन बन जाते हैं लॉग के अंदर कि आपको डोमेन पूछ ली जाए, फाइंड डोमेन. ठीक है, जैसे पहला सवाल दिया मैंने कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू सम बेस 10, ये दे दिया मैंने पूछा कि इसकी डोमेन क्या है. तो डोमेन के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी लिखा हो लॉग के अंदर मसाला, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. y कुछ भी हो सकता है, y से हमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि y तो क्या है, पावर है, बट ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मतलब डोमेन निकालने के लिए हम सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे यहां पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट इज द कंडीशन टू फाइंड द डोमेन. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज ग्रेटर देन 0. नाउ वी कैन फर्दर सॉल्व इट यूजिंग वेवी कर्व मेथड. वेवी कर्व मेथड आपको याद है कि जब भी देखो प्रोडक्ट आ जाए ना दो फैक्टर्स का, वेन एवर द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, तो वहां पे वेवी कर्व मेथड को याद रख लेना. वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि पहले नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो. क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. अगर मैं एक्सट्रीम राइट के बारे में बात करूं तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 3 से बड़ी अगर आपने x की वैल्यू रखी तो देखो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है क्या. x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी रखोगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है. 1 से 3 के बीच में बात करोगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा एंड फिर से पॉजिटिव आ गया. ठीक है, हर क्रिटिकल पॉइंट पे हमने साइन बदला है. एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट किया है पॉजिटिव साइन के साथ, 3 पे साइन बदल दिया, फिर साइन बदल गया. साइन क्यों बदल रहा है? बिकॉज ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये फैक्टर्स अपना साइन बदल रहे हैं, ये फैक्टर्स अपना रंग बदल रहे हैं. जैसे x माइनस 3 है, ये फैक्टर अपना रंग बदलेगा x इज इक्वल टू 3 के अबाउट, है ना. x इज इक्वल टू 3 के अबाउट ये अपना रंग बदल लेगा. मतलब जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये फैक्टर पॉजिटिव, x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये फैक्टर नेगेटिव. तो अगर ये अपना साइन बदल रहा है तो इसके प्रोडक्ट का भी साइन बदल जाएगा. तो इसलिए अपन ऐसे साइन बदलते हैं. और हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 ना, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए. तो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मिल रहा है 3 के राइट में एंड 1 के लेफ्ट में. तो यहां पे x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 टू इंफिनिटी. यूनियन मतलब और कि या तो अपन माइनस इंफिनिटी से 1 तक की वैल्यू ले सकते हैं, बट 1 नहीं ले सकते. 1 क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज एग्जैक्टली 1 पे ये 0 बन जाएगा. लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता, डिफाइंड नहीं होता लॉग ऑफ 0 टू सम बेस. ठीक है, आपको पता ही है कि ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. एंड 3 से राइट में अपन ले सकते हैं, 3 से राइट में भी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है डोमेन के ऊपर क्वेश्चन है. प्रॉपर्टीज देख लेते गाइस. फॉर log a टू द बेस b टू बी डिफाइंड 3 कंडीशंस आर. इसको डिफाइन होने के लिए जो 3 कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस में जो भी नंबर लिखा हो वो 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन है. फिर दूसरी चीज, इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c. अगर log a टू द बेस b की वैल्यू c है तो यहां पे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे लिखूंगा, बाहुबली मेथड. देखो b उस साइड जाएगा, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है उसको चढ़ा लिया पावर में, तो a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर c. दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. ठीक है, फिर देखेंगे log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग की, कि अगर दो लॉग को ऐड कर रहे हैं, और दो लॉग तभी ऐड हो पाएंगे जब उनके बेस सेम हो. ध्यान रखना, बेस सेम होंगे तभी ऐड कर पाएंगे. तो जो भी इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है बीच में प्लस है तो वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. log ऑफ mn टू द बेस है ना. log ऑफ m टू द बेस है माइनस log ऑफ n टू द बेस है. अगर बीच में माइनस है तो ये m बाई n, ये नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये हमने देखी है वैसे क्लास 11th में प्रॉपर्टीज, तो ज्यादा मैं इसके ऊपर बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपन ने ऑलरेडी देख रखी है. कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं गाइस.
एक और प्रॉपर्टी लॉग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log of a to the base b, दिस इज नोन एज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. log of a to the base b कैन बी रिटन एज log of a अपॉन log of b. ऐसा लिख दो इसको log of a अपॉन log of b ले लो. एंड कॉमन बेस अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर लो जो अलाउड होना चाहिए. ठीक है, जैसे कॉमन बेस हमने c चूज कर लिया, यहां पे अलाउड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप -1 चूज कर लो. ठीक है, c ऐसा नंबर होगा जो कि बेस, ठीक है, अपनी मर्यादा में रहेगा. बेस की मर्यादा में रहने वाला नंबर है c है. ओके, तो c शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 1, है ना. तो log of a to the base b, इसको ऐसा लिख सकते हैं log of a to the base c अपॉन log of b to the base c. ठीक है, तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम के नाम से. बेस चेंजिंग थ्योरम, है ना, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोल दो या तो इसे. ओके, नाउ प्रॉपर्टी 6 जो कि बेस चेंजिंग थ्योरम से आई है, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि log of a to the base b इज इक्वल टू 1 अपॉन log of b to the base a. ठीक है, रेसिप्रोकल किया तो a एंड b आपस में इंटरचेंज होंगे. फॉर एन एग्जांपल अपन ऐसा लिख सकते हैं कि log of 3 to the base 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log of 2 to the base 3. देखो 3 एंड 2 आपस में इंटरचेंज कर लिए. ये प्रॉपर्टी कहां से आई है? यहीं से आई है. अगर यहां पे c की वैल्यू a ले लो, सपोज मैंने बोला था बेस कोई भी चूज कर सकते हैं, अगर c आपने a चूज कर लिया तो न्यूमरेटर में लिखा है log a to the base a विच इज 1, डिनोमिनेटर में लिखा है log b to the base a. तो देखो log of a to the base b इज इक्वल टू 1 अपॉन log of b to the base a. ओके, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप याद रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. आई होप यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी, है ना. लेट्स मूव अहेड. अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग की, कि जब log पावर में बैठा हो गाइस, है ना, जब भी log पावर में बैठा हो, जैसे a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c, जब भी log पावर में बैठा हो तो इस प्रॉपर्टी को याद रख लेना. ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हो. कौन से दोनों नंबर्स को? इसको और इसको इंटरचेंज मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी. तो a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c कैन बी रिटन एज b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c. ध्यान रखना किसको अपन इंटरचेंज कर रहे हैं? a एंड b को इंटरचेंज कर रहे हैं. a एंड b को यहां पे इंटरचेंज किया जा रहा है. इसी तरीके की एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है कि a रेज टू द पावर कुछ k टाइम्स log ऑफ b टू द बेस c लिखा है, तब भी आप बिंदास इंटरचेंज कर सकते हो, है ना. log के मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर k लिख दिया तो घबराना मत इस नंबर से. फिर भी आप बहुत इजीली इन दोनों को इंटरचेंज करके ऐसा लिख सकते हो कि b की पावर k टाइम्स log ऑफ a टू द बेस c. ठीक है, a एंड b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. log के अंदर जो नंबर है और जो बेस में यहां पे नंबर है, उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया. इस प्रॉपर्टी को हम तब याद करेंगे जब भी log पावर के अंदर दे रखा हो. एंड एक आखिरी प्रॉपर्टी बचा लो, विच इज कि अगर log में किसी नंबर की पावर में, जैसे x की पावर में कुछ नंबर n1 है एंड बेस की पावर में कुछ नंबर n2 है. ठीक है, x की पावर में कुछ नंबर n1 है एंड बेस की पावर में कुछ नंबर n2 है, तो x की पावर में जो नंबर होगा वो तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और जो बेस की पावर में नंबर है वो एज अ रेसिप्रोकल होके आएगा. मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n1 बाई n2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस है. ठीक है, x की पावर में जो नंबर है वो डायरेक्टली आएगा, बेस की पावर में जो नंबर है वो रेसिप्रोकल होके आएगा. फॉर एन एग्जांपल, कि अगर ऐसा लिखा है कि log ऑफ a रेज टू द पावर 4 टू द बेस a रेज टू द पावर 3, सपोज ये लिखा है, तो यहां पे 4 जो है वो तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और जो बेस की पावर में नंबर 3 है वो रेसिप्रोकल होके आएगा. ठीक है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, सो 4/3 टाइम्स log ऑफ a टू द बेस a लिखा है ये, है ना. log ऑफ a टू द बेस a, इट्स वैल्यू इज 1, सो दिस इज इक्वल टू 4/3 ओनली. तो ये कुछ बेसिक सी बात है log की जो हम क्लास 11th में देख रखे होते हैं, बस ताजा हो जाए पुरानी बातें, इसलिए मैंने ये बताई है. इनइक्वालिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अगर log a टू द बेस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c लिखा हो और हमें भेजना हो उस साइड, ठीक है, एंटी लॉग लेना हो बेसिकली,
बेसिकली बाहुबली मेथड लगाना हो, अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, एक लॉग के टर्म्स में इनइक्वालिटी दे रखी है, उस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम अच्छे अच्छे। बेस को जब अपन उस साइड भेजेंगे ना, बाहुबली मेथड लगाओगे, बेसिकली बेस को उस साइड भेजोगे। आपको पता है बेस जब उस साइड जाएगा तो जो भी राइट हैंड साइड में चीज लिखी है उसको पावर में उठा लेगा, जैसे इक्वालिटी में उठाता है। बस इनइक्वालिटी की, है ना, फंडा इनइक्वालिटी में यह है कि जब बेस उस साइड जाएगा तो बेस पे डिपेंड करता है कि इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। ठीक है, जब बेस उस साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, ये बेस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द बेस। तो अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस 1 से बड़ा नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ए इस साइड रह जाएगा। ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो साइन है वही साइन रहेगा इनइक्वालिटी का, और राइट हैंड साइड में बनेगा बी की पावर सी। ठीक है, और अगर बेस हमारा 1 से छोटा है, इफ बेस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये बनेगा a इज लेस देन और इक्वल टू b रेज टू द पावर c। ठीक है, तो फंडा इतना सा है कि यहां पे इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, है ना, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, यहां पे तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी। तो जब भी बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, इसके पीछे रीजन सिंपल सा इतना ही है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही चीज तो तब भी आ रहा था, जैसे ए की पावर एक्स एंड ए की पावर वाई को कंपेयर कर रहे थे पावर्स में, तो अपन बेस के बारे में बोल रहे थे ना कि सपोज अगर ऐसा दे रखा है कि a रेज टू द पावर x इज ग्रेटर देन a रेज टू द पावर y, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो x भी ग्रेटर देन y होगा, बट वहीं पे अगर बेस 1 से छोटा हो जाता है तो इसका रिवर्स होता ना, इनइक्वालिटी पलट जाती, x लेस देन y होता। इनइक्वालिटी क्यों पलटी? क्योंकि जब बेस 1 से छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। तो वही सेम गेम यहां पे भी हो रहा है कि इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुई इस केस में, क्योंकि बेस 1 से छोटा हो गया, दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी चेंज्ड ओवर हियर। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। अब देखो इधर भी सेम बात यही बोली जा रही है कि log b टू द बेस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log c टू द बेस b। दोनों साइड log को कंपेयर किया जा रहा है, बेस दोनों साइड सेम है, तो अब बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस कैसा है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो a भी ग्रेटर देन और इक्वल टू c होगा, बट अगर बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, a लेस देन और इक्वल टू c हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो इधर फिर से अपन ने दो केसेस बनाए। What are those two cases? That if base is greater than 1, if base is greater than 1, then a is greater than or equal to c। देखो इक्वालिटी है तो इसलिए यहां पे इक्वालिटी भी लगाई है, बट इफ बेस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, है ना, अगर बेस ऐसा है 1 से छोटा ग्रेटर देन 0, तो इस केस में इनइक्वालिटी पलट जाएगी, a लेस देन और इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी लॉग के टर्म्स में इनइक्वालिटी हो तो बेस पे गौर फरमाइएगा कि बेस किस टाइप का है ना। अब इस पे क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं, जैसे मैंने डोमेन का क्वेश्चन पूछा, फाइंड डोमेन। ओके, एक क्वेश्चन दिया मैंने, log टू द बेस 3, log टू द बेस 2, log टू द बेस 1/2 x। ठीक है, मैंने डोमेन पूछ लिया, ये आपके सामने जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसका मैंने डोमेन पूछा है कि व्हाट इज द डोमेन। यहां पे मतलब x की क्या वैल्यूज रख सकते हैं, व्हाट आर द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज डोमेन, राइट। अब अगर हमें इसकी डोमेन निकालनी है तो फिर से सबसे पहले लॉग की बेसिक कंडीशन याद रखो कि सबसे जो बाहर वाला लॉग बैठा है ना, इसके अंदर जो मसाला लिखा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो दूर से पिक्चर देखो ना, दूर से सबसे बड़ा आइडिया है ना, बड़ी पिक्चर क्या है यहाँ पे कि ये जो बेस के अंदर, ये सबसे बाहर वाले लॉग के अंदर जो नंबर बैठा है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अपने सामने लॉग है। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई इसके ऊपर कि ये जो एक्सप्रेशन है विच इज ऐसा है, देखो लॉग के अंदर लॉग, इसके अंदर एक और लॉग, इस टाइप का लिखा हुआ है ना। तो ये वाली चीज जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब
log to the base 2 log x to the base 1 by 2 that should be greater than 0. that is the first condition, right? अब log हटाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले बाहर वाले log को हटाएंगे, तो जब 2 उस साइड जाएगा तो राइट हैंड साइड में 0 लिखा है, 0 को बाहुबली की तरह ले लेगा पावर में। अब ये बताओ इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी? इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी क्योंकि 2 को भेज रहे उस साइड, ठीक है? तो देयर विल बी नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। तो जब 2 उस साइड गया तो यहां पे बचेगा log ऑफ x टू द बेस 1 by 2 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0, राइट गाइस? 2 उस साइड गया तो log ऑफ x टू द बेस 1 by 2 बचा, दैट इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0, एंड 2 रेज टू द पावर 0 को 1 लिखा जा सकता है। इसको अपन ने 1 लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 0। अब इस वाले बेस को उस साइड भेजने की तैयारी करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं उस साइड, है ना? बाहुबली की तरह जाएगा, बट इस बार इनइक्वालिटी पलट देगा। तो 1 by 2 उस साइड गया तो x इज लेस देन, देखो ग्रेटर देन का लेस देन हो गया इधर, है ना? ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, इनइक्वालिटी पलट गई यहां पे। तो x इज लेस देन 1 by 2 हो जाएगा, x विल बी लेस देन 1 by 2। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि है ना, x लेस देन 1 by 2 बोलना तो ठीक है, ग्रेटर देन 0 भी बोलना चाहिए, क्योंकि लेस देन 1 by 2 में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और x यहाँ पे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 0 तो होना ही होना चाहिए। तो x इज लेस देन 1 by 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज द डोमेन, दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ने क्या सोचा कि ये जो चीज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, फिर मैं बस इनइक्वालिटी, है ना, एंटी लॉग लिए जा रहा हूं, बाहुबली मेथड लगा रहा हूं, बस साथ के साथ ध्यान ये रख रहा हूं यहां पे कि बेस कब पलटना है कब नहीं पलटना है, बस इस चीज का हमें ध्यान रखा जा रहा है इधर। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। क्वेश्चन है आपके सामने कि y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 log टू द बेस 1 by 2 log टू द बेस पाई by 3, है ना, x। चलो ये ले लिया, सपोज ये आपके सामने सवाल है, ठीक है? सबसे बाहर वाला log है जिसके बेस 2 है, फिर इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, इस टाइप का है, ठीक है? ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन, इसको मोटा मोटा दूर से देखा तो ये समझ में आया, दूर से देखा तो ये पता चला कि भाई ये जो चीज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब log टू द बेस 1 by 2 एंड log x टू द बेस पाई by 3, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो ये समझ में आती बात है। फिर जब 1 by 2 को उस साइड भेजेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो 1 by 2 उस साइड गया, तो इस साइड क्या बचेगा, log x टू द बेस पाई by 3 बचेगा, log x टू द बेस पाई by 3 बचेगा। 1 by 2 उस साइड गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, राइट हैंड साइड में 1 by 2 की पावर 0 बन गई, ठीक है? तो ये जो log से आजाद होके ये जो चीज आई है ना, log x टू द बेस पाई by 3, दैट शुड बी लेस देन 1 by 2 की पावर 0। बट जब भी ये चीज लेस देन समथिंग दे रखी है तो ग्रेटर देन 0 लगाना ना भूलें। क्यों ग्रेटर देन 0 लगाना है? क्योंकि अभी अभी तो ये देखो log से आजाद होकर आया गाइस, ये खुद अपने log के अंदर बैठा था, और log के अंदर कोई भी अगर बैठा हो तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब भी आपने ये हटाया है और लेस देन समथिंग आया है तो ग्रेटर देन 0 लगा देना, ठीक है? लेस देन समथिंग आया तो ग्रेटर देन 0 लगा देना, ये लॉजिक है इसके पीछे का। क्लियर इतनी बात है? ओके, अब देखेंगे यहां पे, अब पाई बाई 3 कैसा नंबर है गाइस? पाई बाई 3 1 से बड़ा नंबर है कि 1 से छोटा नंबर है? तो बच्चे को पता है कि पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन 1। तो पाई बाई 3 को अगर आप भेजोगे दोनों साइड तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज ओवर हियर। तो पाई बाई 3 उस साइड गया तो पाई बाई 3 की पावर 0, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा पाई बाई 3 की पावर 0। तो x इज ग्रेटर देन पाई बाई 3 की पावर 0 एंड लेस देन, ये देखो राइट हैंड साइड में 1 लिखा है ना, 1 by 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो पाई बाई 3 की पावर 1 राइट हैंड साइड में मिल रहा है, ठीक है? तो x इज ग्रेटर देन पाई बाई 3 रेज टू द पावर 0 लेस देन पाई बाई 3 रेज टू द पावर 1, विच इज बेसिकली x इज ग्रेटर देन पाई बाई 3 रेज टू द पावर 0 विच इज 1, पाई बाई 3 रेज टू द पावर 1 पाई बाई 3 ही होने वाला है। तो दिस इज आवर डोमेन, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to पाई बाई 3, 1 से पाई बाई 3 के बीच में।
तो जब भी लॉग के अंदर लॉग कुछ इस टाइप का सीन हो गया, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, ठीक है, और क्या क्या वेरिएशन इसमें बनाई जा सकती है, सारी वेरिएशन देख लेते हैं। इक्वेशन में देखो और क्या वेरिएशन हो गई कि सपोज मैंने इस पूरी चीज को अंडर रूट के अंदर रख दिया, कि सपोज मैंने इस पूरी चीज को अंडर रूट के अंदर रख दिया, मैंने पूछा बताओ अब क्या होगी इसकी डोमेन, अब ये पूरी चीज अंडर रूट के अंदर आ गई, ठीक है। तो अब कुछ बदलेगा, जैसे पहले तो क्या कर रहा था, पहले तो मैं ये बोल रहा था कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अब ये पूरी चीज अगर अंडर रूट के अंदर आ गई तो ये पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं ये बात? ठीक है, तो अब मैं कंडीशन लगाने वाला हूं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कुछ भी बैठा हो, डोमेन निकालने के लिए जरूरी है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी बैठा हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन हो चुकी है विच इज log टू द बेस 2, पेन ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो log टू द बेस 2, log टू द बेस 1/2, log टू द बेस पाई बाई 3 x, है ना। ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन मैंने उठाई और इसको मैंने बोल दिया कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी मसाला, मतलब अंडर रूट के अंदर कुछ भी मसाला बैठा हो, है ना, अंडर रूट में, है ना, कुछ भी मसाला बैठा हो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने ये कंडीशन लगाई है अंडर रूट को देख के, क्लियर। तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला, तो सबसे पहले 2 को इस साइड रवाना किया, तो जब 2 उस साइड जाएगा तो 2 की पावर 0 बनेगा, 2 की पावर 0 1 आएगा, ठीक है। तो 2 को उस साइड रवाना करते हैं तो पीछे बचेगा, पीछे कौन छोड़ गया, log टू द बेस 1/2 log x टू द बेस पाई बाई 3, 2 उस साइड गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 0 विच इज 1, सही बात है। तो जब ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है ना बातें। इसको ग्रेटर देन 0 रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। बट सपोज ये लेस देन और इक्वल टू समथिंग आता तो मैं इसके ऊपर एक और अपनी तरफ से कंडीशन लगाते कि भैया ये लॉग से जस्ट निकल के आया है तो इसको ग्रेटर देन 0 भी रख देना, है ना, ठीक है। अब 1/2 को उस साइड भेजा मैंने, अब इनइक्वालिटी पलटेगी, 1/2 को उस साइड भेजा तो इनइक्वालिटी पलट के पीछे छोड़ जाएगा ये log x टू द बेस पाई बाई 3। देखो log x टू द बेस पाई बाई 3 अब ये भी log में से आजाद हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 1/2 उस साइड गया तो 1/2 की पावर 1, लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 1। अब इसको अपन ने 1/2 से छोटा तो बोल दिया, अब यहां पे हमें जरूरी है कि इसको ग्रेटर देन 0 भी बोलना चाहिए, क्योंकि अभी अभी ये लॉग से आजाद हुआ है, ठीक है। अब पाई बाई 3 को दोनों साइड भेजते हैं, पाई बाई 3 को दोनों साइड भेजोगे तो x बचेगा यहां पे, ठीक है। पाई बाई 3 उस साइड जाएगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, पाई बाई 3 की पावर 0 बनेगा, है ना, एंड लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 3 की पावर 1/2, पाई बाई 3 की पावर 1/2। so our final answer is x belongs to पाई बाई 3 की पावर 0 विच इज 1, 1 to पाई बाई 3 रेज टू द पावर 1/2, ठीक है, या फिर इसको अंडर रूट ऑफ पाई बाई 3 भी बोला जा सकता है। तो दैट इज द फाइनल वैल्यूज ऑफ x, दिस इज आवर आंसर, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 टू ओपन ब्रैकेट, है ना, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा इधर क्लोज, क्योंकि इधर इक्वालिटी है, ठीक है। तो x belongs to open bracket 1 to close bracket under root of pi by 3, that will be our final answer for this question. Are we clear everybody? सिंपल है। तो ये कुछ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये लॉग के ऊपर बेसिक सा एग्जांपल है जो कि एडवांस 2018 में पूछा गया है कि log 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में लिखा है, सॉरी पावर में लिखा है 1 अपॉन log 9 टू द बेस 2। देखो ये लॉग के अंदर है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सोचा ना, सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करना इजी है, देख पा रहे हो, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर लूंगा। देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो ये √7 की पावर
√7 की पावर में लिखा है 1/log 7 to the base 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं log of 4 to the base 7, ऐसा लिखना सही रहेगा। 1/log 7 to the base 4, इसको न्यूमरेटर में लेके गया तो इंटरचेंज हो गई, जैसे 1/log a to the base b इज इक्वल टू log b to the base a। ठीक है, अब इंटरचेंज मार दो, किसको इंटरचेंज मारोगे? बेस को, और यहां पे जो नंबर लिखा है इसको, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज होने के लिए ऐसा होना चाहिए, ना कि लॉग रेसिप्रोकल में लिखा हो। ठीक है, तो 4 इसकी जगह पे आ गया, तो ये बनेगा 4 की पावर log of √7 to the base 7। log √7 to the base 7, its value is 1/2, so this is 4 raised to the power 1/2 which is equal to 2। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो इजीली सॉर्टेड है, सॉल्व है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ गई। 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, इसकी वैल्यू क्या है? तो इसके लिए log 9 to the base 2 को मैंने कुछ t मान लिया गाइस। ठीक है, इसको सपोज कुछ t मान लिया जाए, तो ये ऐसा कुछ लिखा है ना, अगर मैं log 9 to the base 2 को t मानता हूं तो ये ऐसा लिखा है t स्क्वायर रेज टू द पावर, t स्क्वायर रेज टू द पावर, हाँ जी, 1/log t to the base 2। देखो जरा ध्यान से, है ना, देख के सोचो या सोच के देखो, ये क्या लिखा है? t स्क्वायर की पावर 1/log t to the base 2, एंड 1/log t to the base 2 पावर में जो लिखा है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि log of 2 to the base t। 1/log t to the base 2 को ऐसा लिख सकते हैं log of 2 to the base t। अब फिर से इंटरचेंज मारा, किसको इंटरचेंज किया? टी स्क्वायर एंड 2 को इंटरचेंज किया। ठीक है, पूरे बेस और इस 2 को इंटरचेंज कर दिया, टी स्क्वायर एंड 2 को, तो इधर ये बन गया 2 रेज टू द पावर log ऑफ टी स्क्वायर टू द बेस टी, एंड log टी स्क्वायर टू द बेस टी की पावर मतलब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2 रेज टू द पावर 2 लिखा है। log ऑफ टी स्क्वायर टू द बेस टी, पावर की वैल्यू 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 2 विच इज 4। तो इसकी वैल्यू 4 आई है, इसकी वैल्यू 2 आई है, 4 इंटू 2, आर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 8 फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जेईई एडवांस 2018 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छोड़ के आने की गलती ना करे, क्योंकि कभी कभी तो होता है ऐसा कि जेईई एडवांस में ऐसे सॉल्वेबल क्वेश्चन मिल जाए। ये देखो जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन, विच इज if 3 raised to the power x is equal to 4 raised to the power x minus 1, then what will be the value of x, है ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। तो अगर इसको इक्वेट किया गया है, x की वैल्यू पूछी गई है, तो दोनों साइड log ले लो, है ना। log क्या लेना है दोनों साइड? बेस 3 लेना है कि बेस 4 लेना है? तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में बेस 3 भी है, ऑप्शन में बेस 2 भी है, ऑप्शन में बेस 4 भी लिख रखा है। ठीक है, तो कुछ भी बेस ले लो, है ना, कोई भी बेस के साथ log ले लो दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने log लिया विद बेस 3, तो ये बनेगा log ऑफ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? 3 की पावर x, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 4 की पावर x माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड log ले रहा हूं विद बेस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा log ऑफ 3 रेज टू द पावर x टू द बेस 3, राइट हैंड साइड में बन रहा है log ऑफ 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 टू द बेस 3। सही बात है गाइस, x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कूद के आएगा भगे भगे। ठीक है, तो x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आया, तो ये बनेगा x टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 3 विच इज 1 ओनली। इधर ये x माइनस 1 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इट इज x माइनस 1 टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 3, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, तो वी हैव x इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3। ठीक है, log 4 टू द बेस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस 1 टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 3, ये बन गया। तो x वाली टर्म को एक साइड लेके जाते हैं, log ऑफ 4 टू द बेस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, एंड राइट हैंड साइड में x टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 3, इसको यहीं पे रखा, x इधर गया, तो ये माइनस x। अब इन दोनों टर्म्स में से सोचो क्या कॉमन जाएगा? इन दोनों टर्म में से x कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है log ऑफ 4 टू द बेस 3, और राइट हैंड साइड में से x कॉमन लिया, तो ये बन रहा है log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस 1, ऐसा बन रहा है। तो इधर से x की वैल्यू आ गई log ऑफ 4 टू द बेस 3 अपॉन
log 4 to the base 3 minus 1, that is the value of x. कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा? log 4 to the base 3 अपॉन log 4 to the base 3 minus 1, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है. log 2 to the base 3 के टर्म्स में ऑप्शन जरूर दिख रहा है. तो यहाँ पे 4 को 2 स्क्वायर रखेंगे गाइस. 4 को क्या रखने वाले? 2 स्क्वायर. ठीक है, अपने को पता है ये चीज तो बेसिक है कि log of 4 to the base 3 is equal to 2 times log 2 to the base 3. 4 को लिखा 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लीकेशन में आया, तो log 4 to the base 3 को 2 टाइम्स log 2 to the base 3 लिखा जा सकता है ना. इसी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स log of 2 to the base 3. तो जब इसकी वैल्यू ऐसे रिप्लेस करेंगे तो ऑप्शन 1 हमको दिख जाएगा. तो द वैल्यू ऑफ x 2 टाइम्स log of 2 to the base 3 अपॉन यहां पे भी log 4 to the base 3 को ऐसा लिख दिया 2 टाइम्स log of 2 to the base 3 माइनस 1. तो ये आ गया ऑप्शन ए. ठीक है, तो दिस इज आवर ऑप्शन ए. वैसे ही क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बाकी ऑप्शन भी देखो कि बाकी ऑप्शन भी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं. ठीक है, यहां पे log 3 to the base 4 के टर्म्स में है तो ऑप्शन सी भी आ जाएगा. जब यहां पे log 4 to the base 3 को रिप्लेस कर दोगे, log 4 to the base 3 को अगर अपन ने 1 अपॉन log 3 to the base 4 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, log 4 to the base 3 एंड 1 अपॉन log 3 to the base 4 देयर वैल्यूज आर सेम. तो अगर log 4 to the base 3 को 1 अपॉन log 3 to the base 4 से रिप्लेस करके एलसीएम लोगे तो ऑप्शन सी मिल जाएगा. ऐसा करने पे अपने को ऑप्शन सी भी मिल जाएगा. ओके, सिंपल. अब देखते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन बी के लिए भी इजी है. ऑप्शन बी के लिए ऑप्शन ए में ही है ना, ऑप्शन ए में ही आप क्या करो कि log 2 to the base 3 को रिप्लेस कर दो 1 अपॉन log 3 to the base 2 से. log 2 to the base 3 को अगर 1 अपॉन log 3 to the base 2 से रिप्लेस कर दोगे तो ऑप्शन बी भी मिल जाएगा. तो ए, बी एंड सी विल बी आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक बार अटेम्प्ट करना इसके आगे, एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना. ठीक है, क्लियर है इतनी बात है. देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है. ओके, तो सेशन की समाप्ति की तरफ है. ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन में आता है ये, वेरी इजी क्वेश्चन में गाइस. ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है. तो x की जगह पे अपन रख देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एफ ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ln ऑफ, है ना, ln क्या होता है, log टू द बेस ई. log टू द बेस ई को ही प्यार से ln बोल देते हैं अपन. ठीक है, तो ये बन रहा है 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखेंगे जरा ध्यान से कि यहां पे log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x की जगह पे ये आ चुका है. तो इधर भी देखो x की जगह पे ये आ चुका है. देखो जरा ध्यान से कि 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये आ चुका है. तो यहाँ पे भी x की जगह पे ये रख दो 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया. इसके आगे एलसीएम लो, आंसर आपके सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू log टू द बेस ई. एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, डिनोमिनेटर में बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. तो दिस न्यूमरेटर इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, न्यूमरेटर है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कूदेगा तो 2 टाइम्स ये बन रहा है log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, विच इज 2 टाइम्स एफ एक्स, है ना, 2 टाइम्स एफ एक्स. ओके गाइस, 2 टाइम्स एफ एक्स, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमें 1 से छोटा दे रखा है ना. वैसे तो देखो जब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो यहाँ पे मॉड्यूलस आना चाहिए. ठीक है, ये होता है सही रूल, मॉड्यूलस आना भी चाहिए, मॉड्यूलस आएगा भी, देखो आ भी रहा है मॉड्यूलस. ठीक है, बट अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो ये जो मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव के साथ ओपन होके दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स ओनली.
ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होके 2 टाइम्स दिस थिंग एफ एक्स, सो हमारा आंसर इज 2f(x). तो दिस इज बेसिकली ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है जेई मेंस में, पिछले सालों में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है कि एफ एक्स हमको ये दे दिया, एफ ऑफ इसकी वैल्यू पूछ ली गई है, तो बस एक्स की जगह पे ये रिप्लेस किया, एलसीएम एलसीएम लो, दिख जाएगा आपको कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ, है ना, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके अंदर इसका स्क्वायर है, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल, ठीक है। इसके आगे हमें वैसे तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करनी है, अलग अलग तरीके से कैसे ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉड्यूलस फंक्शन के लिए, जैसे कि इसका ग्राफ क्या होने वाला है, तो ये सारी बातें हम करेंगे गाइज नेक्स्ट क्लास में। देयर आर सो मेनी अमेजिंग एग्जाम्पल्स, जेईई मेंस 2018 में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मॉड्यूलस मतलब ऐसा फंक्शन है ना जिससे आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है ये। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल में, विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो चलिए आज के लिए काफ़ी है इतनी बातें, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मॉड्यूलस के बारे में मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बहुत सारी चर्चा अपने को करनी है। तो लेट्स कंटिन्यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन। Thank you so much everybody for being a part of this session. See you in the next one. Till then, पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, stay positive, have faith in yourself. अपने ऊपर भरोसा रखो कि कर लोगे तुम लोग, ठीक है। भरोसा रखो अपने ऊपर और नॉलेज के लिए पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी हम जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं आगे जाके आपके कॉलेज में भी काम आने वाली है, तो नॉलेज के लिए पढ़ो, है ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।